नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली के विवेक विहार के बेबी केयर सेंटर में बीती रात आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस आग लगने के दौरान वहां रखे ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं उनमें कई धमाके हुए और यह आग बड़ी तेजी से फैली। इस बेबी केयर सेंटर में नियम कायदों को तोड़कर ये सिलेंडर रखे गए थे, जिन पर पहले भी ऐतराज जताया गया था। ये ऑक्सीजन सिलेंडर मौके से करीब 50 मीटर दूर तक जाकर गिरे। ये धमाकों का असर था। इस खबर में ताज़ा अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के दिल्ली में कई बेबी केयर सेंटर चलते हैं। आरोपी डॉक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है और दिल्ली पुलिस एफआईआर में धारा 304 भी जोड़ सकती है। तो ये पूरा मामला है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, ये आग शुरू कैसे हुई, अस्पताल तक कैसे पहुंची? क्या अस्पताल के बाहर जो बात कही जा रही है पोल पर चिंगारी की वजह से आग भड़की है? देखिए, ताज़ा अपडेट तो ये है अभी कि जो इस केयर सेंटर का जो मालिक है डॉक्टर नवीन चीची, उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डॉक्टर नवीन चीची के दिल्ली में और भी बेबी केयर सेंटर हैं और पुलिस पूछताछ के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो धारा 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या की धारा इस एफआईआर में जोड़ सकती है, क्योंकि अभी जो केस दर्ज हुआ है वो 304 है, यानी कि लापरवाही से हुई मौत के मामले में केस दर्ज हुआ है और इसमें जो सज़ा है वो अधिकतम 2 साल है। लेकिन 304 अगर लग जाती है तो कम से कम 10 साल की सज़ा इसमें होती है और नॉन बेलेबल ये सेक्शन है। जहाँ तक आग लगने की बात है तो जो इसमें 2 अलग अलग वर्जन है, जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका कहना यह है कि बीती रात करीब 11:30 बजे सबसे पहले इस बेबी केयर सेंटर के बाहर जो बिजली का पोल लगा हुआ है उस पोल में अचानक से स्पार्किंग हुई और स्पार्किंग होने के बाद जो आग थी वो नीचे फैली, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें आग लगी और वहाँ से फिर जो सिलेंडर रखे हुए थे ऑक्सीजन के वहाँ पर आग फैली और देखते ही देखते जो 3 मंजिला ये पूरी इमारत थी बेबी केयर सेंटर की, उस इमारत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और दमकल कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो दमकल कर्मियों के मुताबिक बच्चों को खोजने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि आग पर करीब 50 मिनट में काबू पा लिया गया था। लेकिन बच्चे पहली मंजिल पर थे और सेकेंड फ्लोर पर जो है वो स्टोर रूम था, तो बच्चों को खोजना काफ़ी मुश्किल टास्क था, क्योंकि नवजात बच्चे हैं, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो बच्चों को खोजने में करीब 3 घंटे का वक्त लग गया। इस पूरे हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि जो 5 बच्चे हैं वो अभी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल ठीक है। तो अभी जो दिल्ली पुलिस है वो जांच करेगी कि क्या जो ये बेबी केयर सेंटर था, क्या ये सारे सरकारी जो नॉर्म्स है वो फॉलो कर रहा था, क्या इसने फायर से एनओसी ली हुई थी और क्या जो बेबी केयर सेंटर चलाने के जो रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, क्या वो सारे नॉर्म्स इसने फॉलो किए थे, क्या जिस इमारत में ये चल रहा था वो इमारत इलीगल थी या लीगल थी। ये सारी जांच जो है वो अलग अलग एंगल से दिल्ली पुलिस कर रही है और वहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी इस बिल्डिंग में जाकर जांच की है और आग लगने के जो कारण हैं उनके बारे में जांच चल रही है। लेकिन अब तक की जांच के मुताबिक जो पोल है, जो बिजली का पोल है, उसमें पहले चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते जो नीचे गाड़ी खड़ी थी उसमें आग लगी और फिर ये आग सिलेंडरों में पहुंच गई। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो आग है वो सबसे पहले बिल्डिंग में फैली, सिलेंडर फटे और फिर इस आग ने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया। तो दिल्ली पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद जो सही तथ्य हैं इस पूरे मामले को लेकर वो सामने आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस मामले में भी कई लापरवाही दिख रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर आसपास के लोगों ने कई बार सवाल भी उठाए थे कि वो जिस बेतरतीब और लापरवाही भरे तरीके से रखे हैं वो कभी हादसे को जन्म दे सकते हैं। तो इस मामले से जो जुड़े चश्मदीद हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, वो क्या बता रहे हैं, सुनते हैं। को बेचारे के पहला बच्चा तो पहले ही नहीं रहा, दूसरा बच्चा हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने एडमिट किया, अच्छा भला पैदा हुआ, यहाँ एडमिट किया। आप देख लो आग लगी 11 बजे, इन लोगों ने अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया, ना कोई पुलिस सुन रही है तुम्हारा बच्चा है कि नहीं है, कहाँ है, ना कोई भी नहीं बता रहा, कोई बता ही नहीं रहा हम किसके पास जाएं। हमारी बच्ची चली गई हमारे हाथ से, इनकी लापरवाही की वजह से।
मतलब 2-2.5 लाख रुपए लग गए, अब बच्ची नहीं हमारी, बताओ कितने दिन की? वहाँ के वो जो पड़ोसी है ना वो भी बोल रहे हैं इन्होंने बहुत लापरवाही करी है, वो सिलेंडर में बहुत दिन से हो रहा था वो। आपको कब पता चला? हमें तो अभी पता चला, हमें तो पता ही नहीं चला, वो तो हमारी बच्ची ने नेट पे निकाला जब पता चला कि वही वाला हॉस्पिटल है। एक का तो पता चल गया, अभी किसी को पता नहीं है, 4 बजे की टाइमिंग है, जब पता चलेगा 4 से 4 इससे पहले मिलने की टाइमिंग ही नहीं थी। चेहरे बच्चों के देख के? हाँ, पहले से हमारे पास फोटो है ना, देख के भी आए, हम कह रहे हैं हमने 2 बार देखा हमारा बच्चा है, लेकिन अंदर से मना करा जा रहा है कि तुम्हारा बच्चा है। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा रहा। और इससे पहले गुजरात में कल गुजरात के राजकोट के गेमिंग जोन में भी ऐसा ही एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 28 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और कई लोग इसमें झुलसकर घायल हुए हैं। ये आग जिस तरह से गेमिंग जोन के एक हिस्से में बड़ी तेजी से फैली, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि इस गेमिंग जोन को 4 साल से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिला था। अभी कुछ ही दिन पहले जानकारी मिल रही है कि इसके मालिक ने उसके लिए अर्जी दी थी। तो किस तरह से बगैर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के ये गेमिंग जोन चल रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि ये आग अंदर जब काम चल रहा था वेल्डिंग का, उससे निकली चिंगारी से फैली। वहाँ पर जो सामान रखा था वो अचानक जल उठा, खासतौर पर जो फोम वगैरह था उससे जहरीला धुआं निकला काला, जिससे लोगों का दम घुटा, वो बाहर नहीं निकल पाए। और इसके अलावा जो सेफ्टी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट था वो बंद हो गया, उसके ठीक पास आग लग गई। और जो एंट्री और एग्जिट है वो एक ही दरवाजे से था, तो वहाँ से लोग नहीं निकल पाए और इसमें 28 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ा सवाल है और इसमें कई गंभीर जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, ख़ासतौर पर इस गेमिंग जोन के मालिक पर और प्रशासन पर भी, कि किस तरह से इस गेमिंग जोन को 4 साल से बिना एनओसी के, फायर सेफ्टी के एनओसी के चलने दिया गया। तो ये बड़ा हादसा है और 28 लोगों की मौत इसमें हुई है। मरने वालों में 9 से 10 साल का एक बच्चा था, 5 महिलाएं थीं और बाकी जो अधिकतर लोग थे वो 18 से 20 साल के युवा थे। 3 लोगों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और जितने भी इस हादसे में लोग मारे गए उन सभी के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। 20-30 लोग थे, उसमें से हम फर्स्ट फ्लोर पे जो बॉक्स में पैक हो गए थे, हम 15 लोग ही निकल पाए। मेरा निकलने से पहले ब्रेथ पूरा आउट ऑफ ब्रेथ हो गया था, पूरा स्मोक भर गया था लंग्स में। आग कहाँ लगी, पहले ऊपर लगी या नीचे लगी थी। ग्राउंड फ्लोर पे लकड़े के प्लैंक पड़े थे, वहाँ पे आग लगी थी। आप कितने लोग गए थे वहाँ पे? 20-30 लोग गए थे बॉलिंग में। अच्छा, नीचे क्या गेम थी, ऊपर क्या गेम थी, क्या क्या था ऊपर? नीचे गो कार्टिंग थी और वहाँ पे पेट्रोल कैंस पड़े थे और नीचे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे वुडन प्लैंक्स पड़े थे, तो आग लगी वो वुडन प्लैंक्स में लगी थी। और ख़ास बात यह है कि ये जो बच्चा है दक्ष, इसकी सूझबूझ बहुत काम आई और इसने एक हिस्से पर लगे टीन को तोड़ा और वहाँ से कई लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। हमारे सहयोगी पारस दामा इस वक्त हमारे साथ हैं। पारस, ये भी एक बड़ा लापरवाही भरा मामला सामने आया है। भयानक गर्मी पड़ रही है और इस दौरान ऐसी कोई भी लापरवाही बहुत लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। अभी तक की जो तफ्तीश है इस मामले की, वो क्या खास बातें बताओ। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अभी तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक जो बच्चा था वो 9 से 10 साल का बताया जा रहा है। 5 महिलाएं की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ बाकी के जो लोग थे वो 18 से 20 साल के बताए जा रहे हैं और अभी 3 लोगों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि हादसा इतना भयावह था कि पूरी तरीके से जल के खाक हो गए थे। जितने भी शव जो बाहर निकले हैं वो बड़े ही दुर्दैवार तरीके से बाहर निकाले गए हैं। और इस पूरे मामले में 2 लोगों को जो पुलिस है, राजकोट की पुलिस, उसने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक जो है वो टीआरपी गेम जोन का मालिक बताया जा रहा है और दूसरा जो है उसका मैनेजर बताया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, मगर अभी भी 4 लोग इस पूरे मामले में फरार हैं। ये वो 4 लोग हैं जिसकी टीआरपी जोन गेमिंग के साथ जो है वो पार्टनरशिप थी और इसमें वो लोग पार्टनर्स थे। तो इन 4 लोगों को अभी क्राइम ब्रांच, राजकोट क्राइम ब्रांच ढूंढ रही है, साथ ही साथ जो राजकोट की पुलिस है वो भी ढूंढ रही है। इस पूरे मामले में एक एसआईटी फॉर्म करी गई है गुजरात गवर्नमेंट द्वारा और इसमें पूरी तरीके से हर बारीकी से जांच की जा रही है कि ये पूरा मामला
मामला किस तरीके का था, क्या क्या लापरवाहियाँ इसमें बरती गई थी। वहीं एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में सामने आई है कि यहाँ पर जो गेमिंग जोन चलाया जा रहा था, टीआरपी गेमिंग जोन, पिछले 4 साल से चल रहा था और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो उनके पास नहीं था और 4 साल से लगातार ये लोग यहाँ पर गेमिंग जोन चला रहे थे और लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा रहे थे। ये हादसा आज हुआ है, उससे कुछ समय पहले इन लोगों ने अप्लाई तो जरूर किया था, मगर अब भी जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है फायर ब्रिगेड की तरफ से वो यहाँ पर नहीं दिया गया था। जी, बहुत शुक्रिया पारस इस पूरी जानकारी के लिए। गर्मियों के दिन हैं, ज़रा सी लापरवाही भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति बहुत सावधानी बरते, ख़ासतौर पर आग और बिजली के मामलों में, और कोशिश करे कि जो भी इस तरह की चीज़ें, चाहे वो सॉकेट हों जहाँ से चिंगारी निकल सकती है, वहाँ से उन चीज़ों को दूर रखा जाए जो ज्वलनशील हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक वीडियो जारी किया है जिसके बाद मुझे रेप और हत्या की धमकियां मिल रही हैं। स्वाति मालीवाल के मुताबिक यूट्यूबर ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट किया। उनके जैसे लोग, उन्होंने लिखा है कि उनके जैसे लोग खुद को स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करते हैं, हालांकि वो आप प्रवक्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। इस वीडियो को जारी करने से पहले मेरा पक्ष भी नहीं जाना गया। साथ ही स्वाति मालीवाल ने यह भी कहा कि जहां तक पार्टी की बात है तो ये बिल्कुल साफ है कि वो मुझे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में अग्निवीर, चीन और दलितों के आरक्षण समेत कई अहम मुद्दों पर बात की। सरकार का नजरिया रखा। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी न संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव लाएगी, न दलितों का आरक्षण खत्म करेगी। जिस प्रियम्बल में चेंज की बात आप कर रहे हैं वहां पे फिर वो आगे कहते हैं कि साहब ये दलितों का रिजर्वेशन हटाने वाले हैं। क्या बात करते हैं, कोई सवाल ही नहीं। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात वो कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। हम क्यों ओबीसी और एसटी का रिजर्वेशन समाप्त करेंगे? इस देश को अभी ओबीसी और एससी और एसटी के रिजर्वेशन की आवश्यकता है और यह चलता ही रहेगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब इन लोगों ने समय समय पर कई राज्यों में आपने देखा होगा ओबीसी और एससी के कोटे में कटौती करके धर्म के आधार पर आरक्षण इन लोगों ने दिया है। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते और असंवैधानिक काम किया है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में भी एक बार यही हुआ था। धर्म के आधार पर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। तो जो बात संभव नहीं है वह करने की एक कोशिश क्यों की जा रही है? बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान रेमल आज पश्चिम बंगाल के तट से टकरा जाएगा। आज रात तक ये अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के बीच के इलाके से तट को पार करेगा। इस दौरान तेज हवाएं और भारी बारिश होगी, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होने की पूरी आशंका है। इसे लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कोलकाता एयरपोर्ट और कलकत्ता के बंदरगाह पर जो ऑपरेशंस हैं वो बंद कर दिए गए हैं।